नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स 2022 का। से एक तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, जो भी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा आपको करंट अफेयर्स के सारे मुद्दे यहाँ पे मिलेंगे जो कि हाल ही में चर्चा में रहे हैं, तो थोड़ा-सा समझने में हेल्प करेंगे ये वीडियोज़, आपको थोड़ा-सा अपडेटेड रहने में मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाकी उत्तराखंड की जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूकेपीएससी की प्री और मेंस, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। बहुत महत्वपूर्ण 2022 के सेलेक्टेड करंट अफेयर्स हमने उठाए हैं और ग्रुप सी एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का जो हमारा इकोनॉमी पे है, तो इकोनॉमी के महत्वपूर्ण जो चर्चित मुद्दे हैं 2022 के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला जो है, दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल राजस्व एजीआर पर देय ब्याज को इक्विटी में बदलने के सरकारी प्रस्ताव का चयन किया। तो ये क्या होता है, सकल राजस्व एजीआर जो है, एजीआर वह धनराशि है जिसे लाइसेंस शुल्क एवं स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता था कि दूरसंचार कंपनियों को इस एजीआर के रूप में जो अतिरिक्त धनराशि जो है वो सरकार को देनी पड़ती थी। तो सरकार ने इनके पास दो विकल्प रखे कि या तो आप जो है उसका एजीआर भरिए या फिर जो आपकी संपत्ति है उसका ब्याज भरिए। तो इन कंपनियों में से किसी ने पहला विकल्प चुना, किसी ने दूसरा विकल्प चुना, और फाइनली जो है अब जो दूरसंचार कंपनियां हैं, इन्होंने जो एजीआर पर देय ब्याज है उसको इक्विटी में बदलने वाला जो दूसरा विकल्प है उसका चयन कर लिया है। तो एजीआर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा एजीआर क्या है, तो वह धनराशि है जिसे लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है, अगला जो है, आरबीआई ने कुछ बैंकों की डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक की मान्यता बरकरार रखी। तो डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक क्या होते हैं? पहले तो कुछ बैंक जैसे यहाँ पे लिखा है टू बिग टू फेल, जैसे जो बहुत बड़े बैंक हैं जिनकी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है, और ये माना जाता है कि अगर ये बैंक फेल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था खतरे में आ सकती है। तो ऐसे बैंकों को अगर ये इनमें कमी भी आ रही है, घाटे में भी चल रहे हैं, तो भी आरबीआई ने इनकी जो डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक की मान्यता है वो बरकरार रखी है। और ख़ास बात यह है कि जिन बैंकों की कुल संपत्ति जो है कुल जीटीपी का, देश की कुल जीटीपी का 2% हो जाती है, उनको यह मान्यता दी जाती है डोमेस्टिक इम्पोर्टेंट बैंक की। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया और एचडीएफसी बैंक हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है वो आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। और कब हुई थी, तो डेट याद रख सकते हैं, 1 अप्रैल 1935, 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर इसका जो है मुंबई में है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सरकार ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की। तो सरकार ने क्या कर रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की एक स्थापना की है। और इसके तहत ये बोला गया है कि जो भी सरकारी संस्थान हैं उनके पास जो अतिरिक्त खाली पड़ी भूमि है और अनावश्यक कुछ जो संपत्तियां हैं उनका मुद्रीकरण कर लिया जाएगा। तो उनके मुद्रीकरण करने से क्या होगा कि सरकार के पास वो एक्स्ट्रा भूमि आ जाएगी, या फिर अतिरिक्त जो संपत्तियां हैं उनकी वो सरकार के पास आ जाएगी, और सरकार उससे अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकता है और अत्यधिक एक तरह से एक्स्ट्रा राजस्व उससे बना सकती है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना जो है ये भी की गई है। अगला प्रश्न है, अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक यूपीआई अपनाने वाला, भारत का जो यूपीआई है उसको अपनाने वाला पहला देश जो है नेपाल बन गया है। नेपाल जो है भारत की यूपीआई को यूज़ करेगा। और भारत ने यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया था। 2016 से भारत यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई एक तरह से पेमेंट सिस्टम है जिसको कि आप जो है छुट्टी के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं। 24/7 यह सर्विस चलती रहती है पेमेंट करने के लिए। तो यूपीआई पेमेंट जो है भारत में 2016 से लागू है, और भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला जो देश बना है वो हमारा पड़ोसी देश नेपाल बना है। अगला देखते हैं। मुंबई से नवी मुंबई तक जो है एक वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया है। वाटर टैक्सी जो है चलाई जाएगी, और ये वाटर टैक्सी खास है। पूछा जा सकता है कि वाटर टैक्सी का अभी जो फॉर्मूला आया है कहाँ आया है, तो मुंबई से नवी मुंबई तक ये चलाई जाएगी। और इससे क्या, एक तो ये आरामदायक परिवहन का बेहतर विकल्प होगा, और इसके साथ ही जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी ये सहायता करेगी वाटर टैक्सी। अगला देखते हैं। सागरमाला परियोजना को जो है
2015 मार्च में शुरू की गई थी ये योजना और 2022 में इसने अपने 7 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और इस परियोजना के तहत जो भारत की लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं तथा जो भारत की लंबी समुद्री तटरेखाएं हैं और उसके साथ साथ जो समग्र बंदरगाह अवसंरचना है, बंदरगाह हमारे लिए आयात निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके विकास पर और अधिक जोर दिया जाएगा और अधिक इन्वेस्टमेंट इस बार गवर्नमेंट उस पर करेगी। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रोज़गार की प्राप्ति और एक तरह से जो निर्यात है, भारत के निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा। तो सागरमाला परियोजना के बारे में ये फैक्ट थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। अगला देखते हैं जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद पर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि जीएसटी परिषद की तमाम जो शर्तें होंगी, जीएसटी परिषद जो शर्तें लागू करता है वो केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि जीएसटी परिषद अगर कोई डिसीजन लेती है तो वो न तो केंद्र सरकार पे बाध्यकारी होगी ना ही राज्य सरकार पे। तो राज्य और केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं, अपने अपने नियम बना सकते हैं और अपने अपने हिसाब से उन्हें अपने राज्यों में लागू कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो है जीएसटी की अलग अलग दर निर्धारित कर सकते हैं। राज्य सरकार अपनी अलग दर निर्धारित कर सकती है और केंद्र सरकार अपनी अलग दर निर्धारित कर सकती है। यानी जीएसटी परिषद के जो भी निर्णय होंगे वो न तो केंद्र पर बाध्यकारी होंगे ना ही एक तरह से न केंद्र पर बाध्यकारी होंगे और ना ही राज्य सरकारों पर बाध्यकारी होंगे। और जीएसटी जो है, जीएसटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएसटी जो है 122वां जो संशोधन विधेयक था, 122वां विधेयक था और 101वें 101 संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। तो जीएसटी जो है 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में आया है। तो जीएसटी की जो दरें होंगी ना तो केंद्र पे बाध्यकारी होंगी और ना ही राज्य पे बाध्यकारी होंगी। जीएसटी परिषद का स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएसटी परिषद जो है ये एक तरह से केंद्र और राज्य का संयुक्त मंच होता है और केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं ये इसके अध्यक्ष होते हैं। और आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। कुल मिलाकर वित्त मंत्री का नाम आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसके साथ में केंद्रीय राज्य जो वित्त मंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं और इसके अलावा प्रत्येक राज्यों के जो वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री अगर नहीं भी हो तो किसी भी मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो एक तरह से ये एक संयुक्त मंच ही है और इसी वजह से जो जीएसटी परिषद की सिफारिशें होती हैं उनमें कोई व्यवधान नहीं होता, क्योंकि वो केंद्र और राज्य की सहमति से ही उनकी शर्तों का निर्धारण किया जाता है। लेकिन फिर भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अपनी अलग अलग दरें निर्धारित कर सकेंगी। आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ये है, 2021-22 में अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभर कर आया है, चीन को पीछे छोड़कर। और देख सकते हैं जो टॉप 5 देश हैं, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका हो गया, दूसरे पे चाइना हो गया, थर्ड यूएई है और चौथे नंबर पे सऊदी अरेबिया और 5वें नंबर पे इराक है। अमेरिका के साथ भारत का व्यापार जो है 119.42 अरब डॉलर का रहा 2021-22 के वित्त वर्ष में। तो अमेरिका जो है चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, महाराष्ट्र जो है यूपी को पीछे छोड़कर एक तरह से सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य बन गया है। इम्पोर्टेंट है ये। अब तक हम लोग काफ़ी सालों से जो है उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक में प्रथम स्थान, तो अब जो है महाराष्ट्र का प्रथम स्थान हो गया है। और इसका रीज़न ये माना जा रहा है कि जो यूपी में जो है गन्ने से एथेनॉल उत्पादन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, चीनी उत्पादन पर कम जोर दिया जा रहा है। और चीनी उद्योग भारत का काफ़ी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है और 50 मिलियन किसानों को आजीविका का साधन प्रोवाइड करवाता है भारत में चीनी उद्योग। अगला देखते हैं। अगली एक जो इम्पोर्टेंट है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या था? जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकों में अगर कर्मचारी नियुक्त होते हैं तो वो भर्ती परीक्षाएं आयोजित करता है, लेकिन अगर बड़े कर्मचारी उसको नियुक्त करने हो, जैसे अध्यक्ष नियुक्त करने हो या फिर निदेशक नियुक्त करने हो, तो उसके लिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो गठित किया गया था। तो हाल ही में ये माना गया कि जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है वो अपनी मनमानी करता है अध्यक्षों के चयन में और एक तरह से बहुत ज़्यादा समय भी लगा देता है। तो इसलिए जो कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया कि केंद्रीय जो बोर्ड ब्यूरो है उसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। तो वित्तीय बोर्ड सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है और सरकारी बैंकों और बीमा कंपनियों में निदेशक और गैर सरकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करना इसका कार्य होगा, जो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का कार्य था। बड़े पदों पर नियुक्ति में अधिक समय लेता था, यह आरोप इस पर लगाया जाता था बैंक बोर्ड ब्यूरो पे। तो इसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना की गई है। अगला देखते हैं। हाल ही में 2022 में खूब चर्चा में रहा ब्लू बॉन्ड। ब्लू बॉन्ड क्या है? तो ब्लू बॉन्ड एक तरह से समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए, जो भी समुद्री संसाधन होते हैं या फिर
समुद्री निर्यात है, तो उनके बेहतर उपयोग के लिए मत्स्य पालन हो गया, जो भी मतलब समुद्री संसाधन होते हैं हमारे, उनके बेहतर उपयोग के लिए ब्लू बॉन्ड को जारी करेगा। ब्लू बॉन्ड की धारणा जो है सेबी के द्वारा दी गई है। सेबी ने क्यों दी है? पर्यावरण और सतत वित्त पोषण के लिए। तो सतत विकास की जो अवधारणा है, एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सतत वित्त पोषण के लिए ब्लू बॉन्ड की धारणा की पेशकश की है किसने? सेबी ने। तो समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए और ब्लू इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाने की दिशा में एक कदम उठाया है सेबी ने। तो थोड़ा सा यहाँ पर सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी जो है एक तरह से गठन इसका 12 अप्रैल 1988 में हो गया था, लेकिन उस समय से ये एक गैर वैधानिक निकाय था। और सेबी एक्ट जो है, फिर सेबी एक्ट आया। सेबी एक्ट थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं ये फैक्ट। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सेबी के बारे में ये फैक्ट ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 2022 में एक शब्द चर्चा में रहा, मून लाइटनिंग। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा मून लाइटनिंग क्या है? तो मून लाइटनिंग जो है, मून लाइटनिंग की धारणा काफ़ी प्रचलित रही। मून लाइटनिंग एक तरह से यह है कि अगर हम अपना काम कर रहे हैं, कार्य घंटों के अलावा अगर कहीं बाहर कुछ अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, तो वो एक तरह से मून लाइटनिंग, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया। तो इससे ये माना गया कि बड़ी कंपनियों ने ये कहा था, यह धारणा जो है यूएसए में शुरू हुई थी, और बड़ी कंपनियों का ये मानना है, जैसे विप्रो हो गया, इनका ये मानना है कि इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और हमारी उत्पादकता में प्रभाव पड़ता है, यानी उत्पादकता घटती जा रही है इस वजह से, क्योंकि रेगुलर जॉब जो उनकी होती है उसमें वो उतने मनोयोग से काम नहीं करते हैं, अतिरिक्त कार्य में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो कई जो कर्मचारी, विप्रो के काफ़ी कर्मचारियों को अपनी जॉब भी गंवानी पड़ी थी। तो ये एक तरह से जो बड़ी कंपनियां हैं उनका एक तरह से इस बात से चिंतित हैं कि ये मून लाइटनिंग का जो है उनकी उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई ने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो एक तरह से जो सीबीडीसी है, एक तो फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरह से जैसे क्रिप्टो करेंसी होता है उसी तरह की एक करेंसी है, लेकिन इसका पूरा रूल रेगुलेशन जो है आरबीआई के हाथों में रहेगा। और आरबीआई का मानना है कि इससे जो अभी तक हमारी जो कागजी मुद्रा छापते थे, उसका रखरखाव में आने वाला जो अतिरिक्त खर्च है उसको कम किया जा सकेगा अगर ये करेंसी को डिजिटल फॉर्म में उतारा जाएगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के लिए आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सीबीडीसी की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आरबीआई के द्वारा की गई। यह एक इनका पायलट प्रोजेक्ट है जो कि कागजी मुद्रा पर जो अतिरिक्त खर्च आता है उसको रोकने में सहायक होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इस साल के यानी 2022 के इकोनॉमी के नोबेल प्राइज़ के। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ इस बार जो है यूएसए के 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। नाम इनका ध्यान रख सकते हैं, एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग। तो इनको जो है अर्थशास्त्र का इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के योगदान को समझने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनका ये मानना था कि जो यूएसए में मंदी आई थी उसका रीज़न ये था कि यूएसए में मंदी का रीज़न उन्होंने ये बताया कि बैंक अपना कार्य प्रॉपर रूप से नहीं कर पाए थे। तो इनका मानना है कि बैंकिंग क्षेत्र का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी पर इसी को समझने के लिए इस बार का नोबेल प्राइज़ जो है यूएसए के इन 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया। तो थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार कितने अर्थशास्त्रियों को दिया गया, कौन कौन थे? तो एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाइविग। तो इनके नाम ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इसके अलावा एक और फैक्ट, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो लागू हो गया है। तो अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुफ्त व्यापार समझौता एक तरह से, तो अतिरिक्त टैक्स का वहन ना भारतीय मार्केट में ऑस्ट्रेलिया को करना होगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में भारत को करना होगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर लागू हो गया है। तो ये थे पूरे 2022 के अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक पहुँचाएं, लाइक करें, शेयर करें। और आपका सहयोग हमारे लिए ज़रूरी है, और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। आप चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।